अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नोआ की पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूं अहमद राना आपके साथ। आज हम करंट अफेयर के हवाले से आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन के हवाले से है। और जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है इसको डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी लॉन्च का एक स्टेप कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन होने हुई है और जिसमें 6 नए ममालिक ऐड हुए हैं, उन 6 नए ममालिक की वजह से क्या ब्रिक्स दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने जा रही है। इन सवालों का जवाब और कुछ एनालिसिस और कुछ रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, कि ब्रिक्स है क्या। 4 ममालिक का एक ऐसा वर्ड था जिसको जिम ओ नॉयल, जो एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले 2001 में कॉइन किया। ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पर मुश्तमिल इस एक्रोनियम का मतलब ये था कि ये दुनिया की वो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं कि अगर ये कभी किसी फोरम पर इकट्ठी हुई या अपने इंटरेस्ट इन्होंने कभी शेयर किए तो ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर या नए इकोनॉमिक पैटर्न्स जो है वो सेट कर सकती है। ब्रिक्स का आइडिया 2001 में जिम ओ नॉयल ने दे तो दिया, लेकिन जिम ओ नॉयल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मिंट का, जिन्होंने नेक्स्ट 11 का और भी बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ के हवाले से कुछ पेशगोइयाँ की। ब्रिक्स के ख्याल को, बहरहाल उनके इस नज़रिए को बाद में एक अमली जामा पहनाया गया जब रशिया ने 2009 में एक इनिशिएटिव लिया। तो इन 4 मुल्कों का एक क्लब मीटिंग हुई और उस मीटिंग को भी उस वक्त सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन जब 2010 में इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका ब्रिक के एस में ऐड हुआ तो ये लफ्ज़ ब्रिक्स बना और साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसमें एक नई जान डली। और उस वक्त से ये बात डिबेट में रही कि शायद G7 जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट हेजमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ हेजमनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शायद उसको केटर करने के लिए एक नया ब्लॉक है जो ईस्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ की तरफ से या साउथ ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इस आइडिया को आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे जब 15th समिट ब्रिक्स का होता है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो इस समिट के बाद ये कहा गया कि शायद अब एक नया स्टेप जो है या एक नई करेंसी जो है वो दुनिया में आने वाली है और उस करेंसी से डॉलर की जो हेजमनी है दुनिया में वो डिस्टर्ब हो जाएगी और शायद नई करेंसी की जो ज़रूरत है वो पहले से कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पैदा हो भी रही थी और बहुत से मुल्क इसको फेस कर रहे थे, जो डॉलर के चैलेंजेस हैं या जो वेस्ट लेड एक ब्लॉक है पूरा, जिससे दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को, दुनिया की पॉलिटिकल सिस्टम को, दुनिया के बहुत सारी डिप्लोमेटिक एरेनाज में अपने पंजे गाड़े हुए हैं या अपनी हेजमनी कायम की हुई है, ये उसको ब्रेक करने की तरफ एक पहला स्टेप है। अगर मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूं तो मैं इसको 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसका एनालिसिस आपके साथ अभी शेयर करता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वाकई ही ब्रिक्स इतना ही बड़ा इनिशिएटिव है या देयर आर फ्यू लूप होल्स, या अभी ये शायद ये जो सफ़र है वो जल्दी तय नहीं होगा। एनालिसिस से पहले जो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये कि ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है, इसके जो ऑलरेडी 5 मुल्क हैं, उन 5 मुल्कों में जो 6 नए मुल्क ऐड होने जा रहे हैं, जिनमें अर्जेंटाइन साउथ अमेरिका से, इजिप्ट और एथियोपिया अफ्रीका से, और ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE मिडल ईस्ट से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इन 6 मुल्कों की प्रेजेंस के बाद या इन 6 मुल्कों के शामिल होने के बाद ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक ऐसे फोरम के तौर पर दुनिया के सामने आएगा जिसके अंदर दुनिया की 40% आबादी है। ये 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ 40% आबादी को, बल्कि इसके अंदर जो ममालिक शामिल हो रहे हैं और जो ब्रिक्स में ऑलरेडी ममालिक मौजूद हैं, ये मुल्क वो मुल्क बन जाएंगे जो दुनिया की 80% ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को भी डील करते हैं। इसी वजह से ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस ओपेक का नाम भी दिया जा रहा है। दूसरी बात यह कि ब्रिक्स 36% ऑफ ग्लोबल GDP के अंदर अपना शेयर रखती है, रखेगी जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट होती है। और अब जनवरी 2024 में एक नया प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने आएगा जिसमें इस वक्त जो है वो रशिया और चाइना शायद बहुत सीरियस भी नज़र आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि G20 और G7 जैसी हेजमनीज़ हैं, उनके सामने शायद एक और ब्लॉक, एक और फोरम एग्जिस्ट करेगा जो शायद आने वाले दिनों में उनकी वेस्ट हेजमनी को कहीं ना कहीं डिफीट दे सकता है, या एटलीस्ट ये उसके लिए पहला स्टेप ज़रूर होगा। कुछ एनालिसिस जो आपके सामने रखने हैं। नंबर 1, पहले ये बात करेंगे कि क्या दुनिया को इस वक्त नई करेंसी की ज़रूरत है या नहीं है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा पस मंज़र आपसे शेयर करते हैं कि जब से US और चाइना की राइवलरी स्टार्ट हुई तो चाइना, जो कि इस वक्त इकोनॉमिक और एक सॉफ्ट पावर की तरह दुनिया के अंदर अपनी एक्सपेंशन भी कर रहा है, उसको शायद डॉलर की बहुत जगह डॉलर की वजह से उसको हज़ीमत उठानी पड़ी है। बहुत जगहों पे उसका डॉलर की हेजमनी की वजह से उसकी जो अपनी
इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डॉलर हमेशा से खड़कता है या उसको एक चैलेंज के तौर पे नज़र आता है। एक तो ये वजह है कि चाइना ब्रिक्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव है और ये काम करना चाहता है। अगर हम बात करें ईरान की, जो कि इस ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, उसने जो आइसोलेशन पिछले 20 साल से सही है वेस्ट की, और उसकी वजह से डॉलर्स की के साथ साथ वेस्ट की जो सैंक्शंस उसके ऊपर लगी हैं, इसलिए ईरान भी उन ममालिक में शामिल है जो कि एक नई करेंसी को लाना चाहते हैं और एक नई करेंसी पर अपनी डिपेंडेंस को शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ रशिया की बात करें तो अभी यूक्रेन रशिया वॉर में जो रशिया की सैंक्शंस स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, वेस्ट ब्लॉक की तरफ से उसके ऊपर हुई, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत जगहों पर चैलेंज किया गया, ब्लॉक किया गया। उस वजह से रशिया भी उन ममालिक में शामिल है जो कि एक नई करेंसी की तरफ जा रहा है। लेकिन ब्रिक्स में शामिल दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें, इंडिया की बात करें, इसी तरह यूएई की बात करें, तो कुछ ऐसे ममालिक जो कि ऑलरेडी इंडिया अमेरिका के साथ या वेस्ट के ममालिक के साथ अपनी बहुत ज़्यादा क्लोज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरेस्ट रखते हैं, शायद वो मुल्क इस चीज़ में सीरियस नहीं है कि वो एक नई करेंसी की उनको ज़रूरत है, लेकिन वो ब्रिक्स के अंदर एक पॉलिटिकल ब्लॉक और एक बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज़ के पर्सपेक्टिव से उसमें ऐड होना चाहते हैं। इसमें एक बात आपसे ये भी शेयर करूं कि इंडिया ने हाल ही में ये जो समिट हुआ, इसमें जो नई करेंसी की गुफ्तगू हुई, इसमें इंडिया ने कुछ बहुत ज़्यादा खातिर खा इंटरेस्ट नहीं जाहिर किया और इंडिया उन मुल्कों में शामिल है जिसने नई करेंसी के आइडिया को बैक भी नहीं किया है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जाए तो ग्लोबली दुनिया में जितनी ट्रेड हो रही है उसमें 88% जो ट्रेड है वो डॉलर्स के अंदर होती है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको यूएस फेडरल रिजर्व रिसर्च के स्टैट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 58% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फॉरेन रिजर्व्स आर इन डॉलर्स। सो डॉलर्स जो है, डॉलर की जो हेजमनी है, स्पेशली यूएस डॉलर की जो हेजमनी है, इस डॉलर की हेजमनी को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। दुनिया की डिप्लोमेसीज़, इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन, इसके अंदर भी ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि चाइना भी इस आइडिया में या दुनिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको इम्बैलेंस करने की पोजीशन में नहीं है, और वो ज़ाती तौर पे ये चाहता है कि वो एक पैरेलल करेंसी को लॉन्च करे, लेकिन शायद वो इसका सफ़र कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, शायद 10 से 15 साल के बाद एक नई करेंसी को सामने ला सके। फ़ौरन किसी नई करेंसी पर शिफ्ट होना, सिस्टम को डिरेल करना या इकोनॉमिक क्लैश में जाना या इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर चले जाना या बहुत सारे मुल्कों की ट्रेड को डिस्टर्ब करना, एक एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक वजह है कि नई करेंसी की ज़रूरत है भी, लेकिन इसको फौरी तौर पर नई करेंसीज में कन्वर्ट करना एक खासा चैलेंजिंग होगा। और इसको ये कहना कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है वो नई करेंसी को लेकर फ़ौरन आ रही है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा और ये कहना आसान नहीं है। दूसरी जो एनालिसिस आपके सामने रखूँगा कि क्या ब्रिक्स जो है वो एक एंटी वेस्ट ब्लॉक है, तो इस बात का ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि इसमें 3 मुल्क रशिया, चाइना और ईरान जो है वो वाज़े तौर पर यूएस की राइवल्स हैं। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि बाकी जो ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो वेस्ट कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो इस ब्लॉक के अंदर एज अ वेस्ट, एंटी वेस्ट कंट्री के तौर पर अपनी रिप्रेजेंटेशन करें, और वो इस हवाले से भी क्लियर नहीं है। अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ कि G20 जो रिसेंट समिट हुआ है, इसमें अभी बहुत सारे MOU साइन किए हैं सऊदी अरेबिया ने, इंडिया ने, और इसके साथ साथ यूरोपीय कंट्रीज़ की आपस में जो MOU साइन हुए हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि फ्यूचर में ये सारे मुल्क जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन का हिस्सा बन रहे हैं, ये फ्यूचर अपना वेस्ट कंट्रीज़ और यूएस के साथ भी देख रहे हैं। तो ये कहना कि वेस्ट के ऊपर इनकी जो रिलायंस है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, ऐसा भी कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है और ऐसी सूरत हाल फ़िलहाल नज़र नहीं आती। एक और जो चीज़ इंडिया का जो मिडल ईस्ट का रूट है, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और कॉरिडोर जो बनाया गया है, इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट, इस पे हम किसी और टाइम बात करेंगे कि इसकी जो अनाउंसमेंट है ये मुनासिब हुई है, नहीं हुई, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये डिबेट और है। लेकिन इस तरह के मंसूबे वेस्ट के साथ इन ममालिक के जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स में शामिल हैं, ये शो करते हैं कि शायद ये भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कन्विंस नहीं है कि ये एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने हैं। अगला एनालिसिस जो आपसे शेयर करना है वो ये कि ब्रिक्स को एक ऑयल प्लस ऑर्गेनाइजेशंस कहा जा रहा है। ब्रिक्स एंड ऑयल की जो ऑयल हेजमनी है वो शायद दुनिया को नज़र आएगी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर वो ममालिक शामिल हुए हैं जो दुनिया की ऑयल एक्सपोर्टर भी हैं, ऑयल की मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करते हैं। तो 80% ऑयल एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले मुल्कों की ये जो एक्सपेंशन या एक जो फोरम बना है, क्या ये आने वाले दिनों में पेट्रोल का रेट, फर्नेस ऑयल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट दुनिया में सेट कर सकेगा?
तो शायद ये कहा जा रहा है कि ये बात ठीक है। आने वाले दिनों में अगर ये फोरम मजबूत होता है तो ये दुनिया की जो ऑयल की हेजमनी है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। एक और चीज़ जो ब्रिक्स के हवाले से कि ब्रिक्स एक ऐसी ज़रूरत भी है कि ग्लोबल साउथ को एक रिप्रेजेंट करने का फोरम ऑलरेडी नहीं था मौजूद, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिक्स एक्सपेंशन ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। दुनिया को हमेशा वेस्ट ब्लॉक ने लीड किया है, लेकिन उस वेस्ट ब्लॉक की लीडरशिप को तोड़ने के लिए शायद अब ईस्ट कंट्रीज़, ईस्टर्न फोरम, ईस्टर्न ब्लॉक जैसे रशिया और चाइना और उसके साथ कुछ साउथ कंट्रीज़ का शामिल होना ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बड़ी ग्लोबल वॉइस जनरेट हो चुकी है कि वेस्ट की डोमिनेशन जो है वो दुनिया अब उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है टू दी एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स कि ये एंटी वेस्ट ब्लॉक के ख़िलाफ़ एक ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने वाला, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो पार्स हैं उनको एक्सेप्टेंस जिस फोरम पे मिली है वो भी ब्रिक्स ही है। लास्ट चीज़ जो आपसे शेयर करनी है, क्या ब्रिक्स ने अभी तक कोई भी अचीवमेंट की है? ब्रिक्स की तरफ से जो एक टेंजिबल डेवलपमेंट हुई है वो अभी तक यही हुई है कि एक बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में जो बैंक बनाया गया, उससे फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाना IMF, वर्ल्ड बैंक या दुनिया के दूसरे जो वेस्ट लेड फोरम्स हैं ऑफ IFIs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, उनके ख़िलाफ़ भी शायद इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस या बैंक्स की प्रेजेंस है, ये भी एक मैसेज है कि ब्रिक्स का जो फुट स्टेप्स हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। आने वाले दिनों में वेस्ट ब्लॉक्स को या एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स के दरमियान जो रेवलरी या फ्रिक्शन या जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी वो हमें नज़र आएगी कि वो आपस में ब्रिज हो रही है। हमारी कोशिश थी कि कुछ एनालिसिस जो इस वक्त टॉक ऑफ टाउन है और ब्रिक्स की एक्सपेंशन से जुड़े हैं वो आप तक पहुँचाना है। आपने देखते रहना है नोवा।